स्टूडेंट, वेलकम टू पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट क्लास। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप सभी लोग हेल्दी और हैप्पी होंगे और साथ ही साथ अपनी परीक्षा को आप जिस चीज़ की भी तैयारी कर रहे हैं उसको मन लगा के कर रहे होंगे। चलिए आपका ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हमने अपनी लास्ट क्लास में पढ़ाया था आपको राजनीति विज्ञान का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध। ठीक है, तो अब आज का हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है अध्ययन पद्धतियाँ। तो आज हम बात करेंगे राजनीति विज्ञान को अध्ययन करने की कौन कौन सी पद्धतियाँ हैं, मेथड्स ऑफ स्टडी। स्टूडेंट, आप सभी को पता है किसी भी विषय पर कुछ लिखने से पहले उसका अध्ययन किया जाता है, पूरी तरीके से अवलोकन किया जाता है, ताकि उसके बारे में लेखक या शोधकर्ता जो है वो अपनी एक निश्चित जो है कॉन्सेप्ट बना सके, अपनी एक सोच बना सके। लेखक का जो है अपना नज़रिया होता है जिससे वो उस यथार्थ या घटना को देखता और समझता है। फिर भी उसको समझने के बाद वो कोई शैली अपनाता है और उसी के बारे में उसी के जरिए अपनी रचना करता है। ठीक है, तो नज़रिए से क्या होता है, दृष्टिकोण से उपागम बनता है और शैली से अध्ययन पद्धति की रचना होती है। ठीक है, नज़रिए से दृष्टिकोण से उपागम बनता है और शैली से अध्ययन पद्धति की रचना होती है। स्टूडेंट, कोई परंपराओं से जुड़े रहकर या उन्हें सुरक्षित रखने की कोशिश करता है, तो कोई उन्हें तोड़कर नई व्यवस्थाओं को लाने की कोशिश करता है। इसलिए जो रूढ़िवादी हैं उनको प्रगतिवादी, जैसे कुछ लोग रूढ़िवादी होते हैं, कुछ लोग प्रगतिवादी होते हैं, यानी कि जो परंपराओं को लेकर उसे आगे बढ़ते हैं अपनी सोच को लेकर, तो उन्हें हम रूढ़िवादी कहते हैं। और जो लोग उन्हें तोड़कर नई व्यवस्थाओं को बनाते हैं उनको हम प्रगतिवादी कहते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम किसी भी विषय पर अवलोकन तथ्य करके हम फिर उसको लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो लिखने से पहले क्या किया जाता है, तथ्यों को जुटाया जाता है, सामग्रियों को इकट्ठा किया जाता है। तो इसके लिए किया जाता है, पूरी तरीके से अवलोकन किया जाता है, बहुत ही गहन चिंतन किया जाता है। तो कोई इसके लिए इतिहास का अध्ययन करता है, अगर हो सके तो खुद जाके वहाँ पे उन सभी चीज़ों को देखता है प्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, इसी तरीके से दार्शनिक, ऐतिहासिक पर्यवेक्षण जैसी पद्धतियाँ भी बनती हैं। स्टूडेंट, ये भी हो सकता है कि कोई लेखक अलग अलग देशों की संस्थाओं की तुलना करके अपने निष्कर्ष निकाले या उनके वास्तविक परीक्षण को देखकर कुछ ठोस सूत्रों का प्रतिपादन करने की कोशिश करे। तो इसी में तुलनात्मक और प्रयोगात्मक पद्धतियों का निगमन होता है। स्टूडेंट, पद्धतियाँ और उपागम में अंतर किया जा सकता है, लेकिन वास्तव में दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। हमने बताया ना, जो हमारा दृष्टिकोण होता है उसे उपागम कहते हैं और शैली से अध्ययन पद्धति की रचना होती है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई ना? लेकिन ये दोनों एक दूसरे से जुड़े माने जाते हैं और इसे हर लेखक के नज़रिए में देखा जा सकता है, यानी कि पद्धति और उपागम दोनों ही साथ साथ देखा जाता है। स्टूडेंट, उपागम का मतलब जो है समस्या और उनसे जो संबंधी सामग्री है उसका चयन कैसे किया जाए इसके आधार से होता है, और पद्धतियाँ जो हैं उन्हें पाने और उनका उपयोग करने की प्रक्रिया है। आई होप आपको उपागम और पद्धति में अंतर हो गया होगा। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो इसमें बहुत जल्दी कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। उपागम जो होता है वो समस्या और उनसे संबंधित सामग्री का चयन करने के आधार से होता है, और पद्धति जो होती है वो उनका उपयोग करने की प्रक्रिया होती है। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया। अब स्टूडेंट बात करते हैं कि इसको पाने के लिए दो पद्धतियाँ होती हैं, दो मेथड होते हैं जिनके जरिए हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, एक होता है आगमनात्मक या इसे व्याप्ति मूलक पद्धति भी कहते हैं, और एक होता है निगमनात्मक। ठीक है स्टूडेंट, आगमनात्मक पद्धति के अंदर ऐसे तथ्यों को पढ़ा जाता है, उसका अध्ययन किया जाता है जिसका स्वरूप या तो ऐतिहासिक हो या जो तुलना या निरीक्षण का परिणाम होता है। ठीक है, जैसे अध्ययन पद्धति, आप ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति पढ़ेंगे, तुलनात्मक अध्ययन पद्धति पढ़ेंगे, तो हम आपको क्लियर कर दें कि आगमनात्मक पद्धति के अंतर्गत जो है इसका अध्ययन किया जाता है जिसका रूप या तो ऐतिहासिक होता है या जो प्रयोग तुलना या निरीक्षण के परिणाम होते हैं, और इन तथ्यों के आधार पर परिणाम निकाले जाते हैं। इस पद्धति के अंतर्गत हम विशिष्ट तथ्यों से सामान्य सिद्धांत की ओर बढ़ते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि आगमनात्मक पद्धति में हम क्या करते हैं, विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ते हैं।
अब बात करते हैं निगमनात्मक पद्धति में। स्टूडेंट, कोई भी समान सिद्धांत के सच होने की कल्पना पहले से ही कर ली जाती है और इस समान सिद्धांत को विशिष्ट परिस्थितियों में क्रियान्वित करके निष्कर्ष निकाले जाते हैं। तो इस पद्धति में हम सामान्य सिद्धांत से विशिष्ट की ओर चलते हैं। तो ये आप एकदम क्लियर रखिएगा कि आगमनात्मक में आप विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ते हैं और निगमनात्मक में आप सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ते हैं। स्टूडेंट, राजनीति विज्ञान के अध्ययन में इस तरीके की दोनों ही पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। अध्ययन के शुरुआती समय में निगमनात्मक पद्धति का अधिक प्रयोग किया जाता था, लेकिन वैज्ञानिक प्रभाव के कारण वर्तमान समय में हम लोग आगमनात्मक पद्धति का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो अब हम बारी बारी से जो इम्पोर्टेंट अध्ययन पद्धतियां हैं राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जिन प्रमुख पद्धतियों का अध्ययन किया जाता है, आज थोड़ा सा हम उसके ऊपर भी नज़र डाल लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं पर्यवेक्षणात्मक पद्धति के बारे में। स्टूडेंट, इस पद्धति के अंतर्गत मानव के इंद्रियों की सहायता से तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। इस पद्धति का सबसे ज़्यादा यूज़ तो प्राकृतिक विज्ञान में किया जाता है, लेकिन वास्तविकता पर आधारित होने के कारण वर्तमान समय में राजनीति विज्ञान में भी इस पद्धति का प्रयोग किया जाने लगा है। इस पद्धति का जेम्स ब्राइस ने ज़्यादा प्रयोग किया है और उन्होंने अपनी बुक अमेरिकन संघ और आधुनिक प्रजातंत्र की रचना प्रमुख रूप से इसी पद्धति के आधार पर की। स्टूडेंट, मॉन्टेस्क्यू ने भी अपनी बुक स्पिरिट ऑफ लॉज में जो रचना की इसी पद्धति के आधार पर की थी। ठीक है, और इस तरीके के राजनीति विज्ञान में इस पद्धति का व्यापक प्रयोग किया गया है। इस पद्धति का विशेष गुण ये होता है कि खुद के पर्यवेक्षण और चिंतन पर निर्भर होने के कारण ये सत्य की जो प्राप्ति है उसके सर्वप्रथम साधन के रूप में कार्य करती है। तो इस पद्धति के आधार पर किए जाने वाले अध्ययन का वास्तविकता से सीधा संबंध होता है और इसके ऊपर भाव शून्य या सिद्धांतवादी होने का आरोप नहीं लगाया जा सकता। तो ये था हमारा पर्यवेक्षणात्मक पद्धति। स्टूडेंट, और विस्तार से जानकारी लेने के लिए, हमारे नोट्स लेने के लिए, आप ऑफलाइन क्लास करने के लिए हम कांटेक्ट कर सकते हैं। हमने कांटेक्ट डिटेल जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, वहाँ से आप हमसे जुड़ें और लगातार अपनी परीक्षा को सफल बनाने की कोशिश करें। स्टूडेंट, इस तरीके से हमने देखा कि हमारी ये जो पर्यवेक्षणात्मक पद्धति है इसमें मानवीय इंद्रियों की सहायता से संबंधित तथ्यों का निकटता से अध्ययन किया जाता है। अब नेक्स्ट हमारा जो है मेथड वो है ऐतिहासिक। स्टूडेंट, राजनीति संस्थाओं का निर्माण नहीं किया जाता, बल्कि वो क्या होती है, विकास का परिणाम होती है और हर राजनीतिक संस्था का क्या होता है, एक अतीत होता है। तो इसी अतीत से हम लोग परिचित होते हैं और उसके यथार्थ रूप का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। इसलिए राजनीति विज्ञान के स्टूडेंट्स के लिए ऐतिहासिक पद्धति बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऐतिहासिक पद्धति की इस उपयोगिता के कारण ही अरस्तु के समय से इस पद्धति का प्रयोग किया जाता रहा है और लास्की, मैकियावेली, मॉन्टेस्क्यू, हीगल, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, कॉम्टे, हर्बर्ट स्पेंसर और मॉर्गन सभी ने किसी न किसी रूप में इस पद्धति का प्रयोग किया। स्टूडेंट, जो ऐतिहासिक पद्धति है इससे हमें अपने पास्ट में, अतीत में झांकने की सहायता मिलती है और अतीत के इस आलोक में हम भविष्य के पथ प्रदर्शन के लिए निष्कर्ष निकाल सकते हैं। इसी के बारे में लास्की ने कहा कि संपूर्ण राजनीतिक इतिहास का ही दर्शन है। स्टूडेंट, यह पद्धति हमें ये बतलाती है कि राजनीतिक घटनाएं असंबद्ध रूप से घटित नहीं होती, बल्कि एक न टूटने वाली श्रृंखला के रूप में सामने आती हैं। ये महान राजनीतिक आंदोलन और विचारों का खोज भी करती हैं। तो ये हमारी जो है ऐतिहासिक पद्धति थी। अब बात करते हैं तुलनात्मक पद्धति की। अब जैसा कि आप सभी को पता है कि तुलनात्मक पद्धति ऐतिहासिक पद्धति की पूरक है। इस पद्धति के अंदर जो अध्ययन करते हैं वो विभिन्न राज्य, उनके संगठन, उनकी नीति और कार्यों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं और इस तरीके से तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर सामान्य राजनीतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है। स्टूडेंट, इस पद्धति का प्रयोग सबसे पहले राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु ने किया था। तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग सबसे पहले अरस्तु ने किया था और वर्तमान समय में मॉन्टेस्क्यू, सर हेनरी मैन, डी टॉकविल, ब्राइस, इन सभी विद्वानों ने इस पद्धति का बहुत ही सफलतापूर्वक प्रयोग किया है। स्टूडेंट, कहा जाता है कि अरस्तु ने लगभग 158 संविधानों का अध्ययन किया और उनकी तुलना के बाद क्रांति के कारणों की विवेचना की और सर्वोत्तम विज्ञान के संबंध में निष्कर्ष भी निकाले। स्टूडेंट, ब्राइस ने
परीक्षणात्मक पद्धति के साथ साथ तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग करते हुए प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था की सफलता के लिए आवश्यक सामान्य परिस्थितियों का वर्णन किया। ठीक है, तो अब बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा प्रयोगात्मक पद्धति। जैसा कि आप सब स्टूडेंट सारे जो मेथड्स हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दूँ, लेकिन टाइम लिमिट होने की वजह से मैं आपको जितना इम्पॉर्टेंट हो सकता है वो दे सकती हूँ। आप हमारी ऑफलाइन क्लास भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको इससे ज़्यादा नॉलेज मिलती रहे। चलिए बात करते हैं प्रयोगात्मक पद्धति की। राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन विषय मानव होने के कारण इस विषय में प्रयोग के लिए वैसा स्थान नहीं है जैसा कि पदार्थ विज्ञानों में होता है, लेकिन राजनीति विज्ञान में प्रयोग किए जाते हैं और इस विषय के अंतर्गत किए जाने वाले प्रयोगों की एक विशिष्ट प्रकृति भी होती है। स्टूडेंट, प्रयोग शब्द को बहुत ही अर्थों में लिया जाए तो ये कहा जा सकता है कि राजनीति विज्ञान में लगातार प्रयोग होते रहते हैं। राजनीति वैज्ञानिक के लिए सारा विश्व एक प्रयोगशाला है और राजनीतिक क्षेत्र में दिन प्रतिदिन जो परिवर्तन होते हैं वो इसके प्रयोग के ही परिणाम है। स्टूडेंट, काम्टे ने कहा कि राज्य के अंतर्गत किया गया हर परिवर्तन एक प्रयोग होता है। इसी तरीके से गिलक्राइस्ट ने कहा कि शासन के ढांचे में किया गया कोई परिवर्तन, प्रत्येक नए कानून और प्रत्येक युद्ध राजनीतिक विज्ञान का ही एक प्रयोग होता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि राजनीति विज्ञान जो है वो क्या होता है, प्रयोग करता है। तो इससे में प्रयोगात्मक पद्धति का भी लगातार प्रयोग होता रहता है। अब हम बात करते हैं दार्शनिक पद्धति के बारे में। स्टूडेंट, ये पद्धति आगमनात्मक है और इसमें तथ्य के आधार पर अध्ययन किया जाता है, लेकिन दार्शनिक पद्धति निगमनात्मक है। जो अभी तक हमने आपको सारी पद्धतियाँ बताई थी वो आगमनात्मक थी। ठीक है, आगमनात्मक यानी कि जैसे आपका प्रयोगात्मक पद्धति आगमनात्मक है, तुलनात्मक पद्धति आगमनात्मक है, ऐतिहासिक पद्धति है वो आगमनात्मक में आती हैं, लेकिन आपकी जो दार्शनिक पद्धति है वो क्या है, निगमनात्मक है और इसके अंतर्गत एक कल्पना का ज़्यादा आश्रय लिया जाता है। स्टूडेंट, सभी पद्धतियाँ विशेष अवस्थाओं के आधार पर अपने अपने नियमों की प्रतिष्ठा करती हैं, लेकिन दार्शनिक पद्धति अपने प्रतिष्ठित नियम के प्रकाश में विशेष अवस्थाओं की व्याख्या करती है। तो इस तरीके से दार्शनिक पद्धति राज्य के लक्षण और उसके उद्देश्य के संबंध में कुछ पूर्व निश्चित धारणाओं को लेकर चलती है और इसके बाद निश्चित करती है कि उन उद्देश्यों की सिद्धि के लिए किस प्रकार के कानून अधिक उपयोगी होंगे और कैसी संस्थाएं अधिक उचित होंगी। उसके बाद ही आदर्श स्थिति के प्रकाश में विद्यमान कानून और संस्थाओं का मूल्यांकन किया जाता है। तो राजनीतिक चिंतन में प्लेटो, थॉमस मूर, रूसो, मिल, सिज्विक, ब्रेंडले, बोसांके, इनके जरिए इस पद्धति को बहुत ही प्रमुख रूप से अपनाया गया। प्लेटो की रिपब्लिक और थॉमस मूर की यूटोपिया तो इस पद्धति के बहुत ही अच्छे उदाहरण हैं। स्टूडेंट, प्लेटो के जरिए दार्शनिक शासक और आदर्श राज्य की कल्पना और साथ ही साथ मूर के स्वर्गिक राज्य की धारणा, लॉक के प्राकृतिक नियम और प्राकृतिक अधिकार की धारणा और रूसो के जरिए सामान्य इच्छा की धारणा का प्रतिपादन दार्शनिक पद्धति के आधार पर ही किया गया है। इस पद्धति का सबसे विशेष गुण ये है कि इसके जरिए राजनीतिक चिंतन में आदर्शों का निर्धारण करके राजनीति को नैतिकता के समीप लाने की कोशिश की गई है। स्टूडेंट, इसके अलावा क्योंकि इस पद्धति में तर्क और विवेक का आश्रय लिया जाता है, ये पद्धति अध्ययन करता है कि बुद्धि का बहुत ही ज़्यादा विकास करती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी जो दार्शनिक पद्धति है वो एक निगमनात्मक पद्धति है और इसमें हम तर्क और कल्पना का बहुत ही ज़्यादा प्रयोग करते हैं। स्टूडेंट, राजनीति विज्ञान में मुख्य रूप से जो है वो 5 प्रमुख पद्धतियाँ थीं जो हमने अभी बताया, लेकिन इसके अलावा कुछ अन्य पद्धतियों का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे सादृश्य पद्धति, वैधानिक पद्धति, सांख्यिकीय पद्धति, जीवशास्त्रीय पद्धति, समाजशास्त्रीय पद्धति और मनोवैज्ञानिक पद्धति। कुछ विद्वान विशेष रूप से गार्नर का ये मानना है कि इन्हें पद्धति न मानकर नज़रिया यानी दृष्टिकोण ही समझा जाना चाहिए। इन्हें राजनीति विज्ञान की गौड़ पद्धतियाँ कहा जाए तो या इन्हें मात्र दृष्टिकोण, ये जो है वर्तमान समय में इन्हें पहले की तुलना में महत्व देने की
कोशिश भी की गई है। तो इस तरीके से आपने देखा कि आज हमने अध्ययन पद्धतियों पे चर्चा की। स्टूडेंट, हमारी ऑफलाइन क्लास आप सभी के लिए है। आप घर बैठे ऑफलाइन क्लास कर सकते हैं और आप BA, MA, PGT, TGT, नेट, UPTT सभी की क्लासेस, नोट्स, स्टडी मटेरियल्स हमसे प्राप्त कर सकते हैं। हमारे दिए हुए नंबर पे हमें कांटेक्ट करें। कांटेक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे शेयर करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू।